ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो कि घर में जैसे ही एंटर करती है तो उसके सामने से उसके एडॉप्टेड सिस्टर स्टेयर्स से नीचे गिर जाती है। तो ये देखकर जिया अपने मन में बात सोचती है, मुझे थर्ड टाइम इस रिच फैमिली में मुझे वापस लाया गया है, इसीलिए दिखावा करना और खुद को सच साबित करना मैंने छोड़ दिया है और इस चुड़ैल को नीचे गिरते हुए देखकर मैं ये बात एक्सेप्ट कर लूंगी कि मैंने ही इसे स्टेज से धक्का दिया है। जिया का भाई जून जैसे ही आकर आन को उठाता है तो जिया तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है कि आन को मैंने ही धक्का दिया था। इस पर जून कहता है, वो सेकंड फ्लोर से नीचे गिरी है और तुम तो जस्ट अभी आई हो, भला तुमने कैसे धक्का दिया होगा। इतने में उसके फैमिली के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। जिया का बड़ा भाई फैंग उसे कहता है, आखिर ये तुम्हारी किस तरह की चाल है जो तुम अब झूठ भी बोल रही हो, वो भी बेवजह के। और सभी लोग आन की केयर करने में लग जाते हैं, कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना। उन सबको देखते हुए जिया अपने मन में बात सोचती है, मैं इस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, लेकिन बचपन में मैं खो गई। बड़े होने के बाद जब मैं रिटर्न आई तो 2 साल में मुझे इस घर से 2 बार निकाल दिया गया, जिसे मुझे बहुत हर्ट हुआ। पहली बार मुझे जब निकाला गया तो मैं अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स के घर चली गई। मुझे वो लोग बहुत टॉर्चर किया करते थे और कोल्लू के बैल जैसा काम करवाते थे और वहाँ तो मैं चैन से खाना भी खा नहीं सकती थी और हमें ये सारे सीन दिखाए जाते हैं। दूसरी दफ़ा जब निकाला गया तो मैं एडॉप्टिव पेरेंट्स के यहाँ वापस गई थी तब, लेकिन वहाँ तो उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और शर्त रखा कि तुम्हें बूढ़े आदमी से शादी करनी पड़ेगी और तब तक मुझे अपने घर में वो घुसने नहीं देंगे। अब मुझे थर्ड टाइम वापस लाया गया है। अब मैंने फैसला किया है कि मैं अब हम्बली किसी के साथ पेश नहीं आने वाली। अब मैं शांति से बस अमीरों वाली जिंदगी जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने जीने के लिए रिसोर्सेस मिलते रहे। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने माँ बाप के प्यार की और फैमिली के प्यार की। और मॉम आन से कहती है, तुम कैसे गिर गई, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी फैंग जिया से गुस्से में कहता है, अभी अभी तुम्हें घर पे लाया गया है और तुम अभी से ही आन को परेशान करने लगी हो। तुम क्या चाहती हो, तुम्हें अभी फिर से घर से निकाल दिया जाए। जिस पर सामने से जिया कहती है, मुझे माफ़ करना, मुझे स्टेज पर खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। जून शांत होकर सबको देख रहा था और जिया के डैड जिया को डांट कर कहते हैं, तुम अपने रूम में जाओ। जिया बिना किसी को जवाब दिए ठीक है बोल के जानने लग जाती है। फिर जिया की मॉम सोचती है, वो हमेशा की तरह रोई नहीं, उसने तमाशा नहीं किया और चुपचाप से चली गई। तो उसकी मॉम जिया को रोकने जाती है तो आन चिल्ला देती है। फिर उसके सारे फैमिली मेंबर्स उसकी केयर करने लग जाते हैं। कितनी ब्लाइंड फैमिली है। जिया इनके तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे ये लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले। चाहे वो किसी को मारे या परेशान करे, फिर भी वो आन से ही प्यार करने वाले हैं। फिर जिया आकर अपने रूम में आराम से लेट जाती और सुकून की सांस लेती है और कहती है, भले ही लीन फैमिली मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे किसी ठरकी बुढ़े से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और फिर उसे बाहर से उसके पेरेंट्स की आवाज़ आती है, जो कि आन को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज मॉम तुम्हारा फेवरेट खाना बनाने वाली है। उसका भाई कहता है, टेंशन मत लो, आइंदा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, वो तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगी। उन सब की ऐसी बातें सुनकर जिया अपने मन में बात सोचती है कि मैं इनकी फैमिली में कभी मिल नहीं पाऊंगी। फिर कहती है, मुझे इस फैमिली में फिट होने के लिए कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मेरे लिए परफेक्ट है ही नहीं। मुझे अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मैं सबको हरा सकूं और मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। और फिर वो अपने स्टडीज़ में लग जाती है। फिर वो सोचती है, जब मैं फर्स्ट टाइम इस फैमिली में आई थी तभी मुझे फील हुआ था कि मैं इस फैमिली में कभी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। फिर हमको वो सीन दिखाया जाता है जहाँ वो फर्स्ट टाइम आकर अपने भाई को अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन बता रही होती है। आन जिया को देखते हुए कहती है, अब मुझे मॉम डैड मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो इस पर उसके भाई कहते हैं, तुम हमेशा हमारी प्यारी बहन ही रहोगी। टैंग उठकर हमारी हीरोइन के पास आता है और कहता है, तुम हमारी बहन को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर जिया को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। सोचती है, इस लड़की ने तो पहले ही मेरी जगह ले ली है, पर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही होंगे। नेक्स्ट सीन में ये सब खाना खा रहे थे, लेकिन मॉम जिया की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो सिर्फ आन से ही बातें कर रही होती है।
यहाँ पर सिर्फ लोग आन की ही तारीफ कर रहे थे और बेचारे जिया की तरफ तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। इससे जिया को और हर्ट होता है। वो सोचती है वो कभी आन जैसी नहीं बन सकती, लेकिन स्टडी में बहुत अच्छा कर सकती है। फिर वो मन लगा के स्टडी करने लग जाती है। सिर्फ 3 घंटे सोती थी और बस स्टडी पे ही फोकस करती थी। उसके बाद उसने एग्जाम में टॉप 10 में जगह बनाई। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स को अपना रिजल्ट दिखाने लेके आती है। उसके पेरेंट्स भी उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं। उसकी मॉम भी उसकी थोड़ी तारीफ करती है। तभी आन कहती है, तुमने ये एग्जाम इतने आसानी से कैसे कंप्लीट कर लिया? क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत टफ आए थे और सब बच्चे भी बोल रहे थे कि एग्जाम बहुत हार्ड है। तुम तो पहले स्टडीज में भी अच्छी नहीं थी, तुमने इतने जल्दी कैसे कंप्लीट कर लिया? कहीं तुमने चीटिंग तो नहीं की? ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और उसके डैड उसका रिजल्ट उसके मुंह पे मारते हैं। उसकी मॉम कहती है, तुमने तो हमारी खानदान की पूरी बेइज्जती करा के रख दी। आज तक हमारे खानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया। और फिर जिया को घर से निकाल दिया गया। सेकेंड टाइम उसने शांत रहना सीख लिया, पर एक पार्टी के दौरान आन ने जिया के ऊपर नेकलेस चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। पर जिया के पास फ़ोन में वीडियो अवेलेबल थी। उसने सबके सामने दिखाई कि जिया उसको कैसे फंसा रही है। वो पार्टी भी होने के बाद उसके डैड ने उसको घर से वापस निकाल दिया और कहते हैं कि तुमने लिन फैमिली की इंसल्ट करा दी। जिया कहती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उसने मुझे ही फंसाने की कोशिश की थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। उल्टा उसी की मॉम उसको कहती है कि आन से हमेशा क्यों जेलिस रहती है, और फिर उसे घर से निकाल दिया जाता है। लीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वहाँ पर जिया कहती है, ये फैमिली एकदम ब्लाइंड फैमिली है और ये लोग किसी की नहीं सुनते। ये पूरे तरीके से पार्शियलिटी करते हैं। इसलिए मेरे पास एक ही तरीका है आगे बढ़ने का, वो है मेरी स्टडीज़। मुझे अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है ताकि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जिया जैसे ही स्कूल जाने के लिए निकलती है, वैसे ही आन पीछे से आके कार में बैठ जाती है। फिर जिया मन में सोचती है, अकॉर्डिंग टू कस्टम फैंग की कार में सिर्फ आन ही बैठ सकती है। फिर वो सोचती है, मुझे इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। फिर वो सोचने लगती है, अभी तक मुझे स्कूल छोड़ने वाला ड्राइवर क्यों नहीं आया? आन अपने भाई से कहती है, हम अभी तक क्यों नहीं निकले? जिस पर उसका भाई जिया से पूछता है, क्या तुम्हारी बस नहीं आ रही? इस पर वो कहती है, मैं अभी ड्राइवर का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी तक क्यों नहीं आया? साथ ही वो याद करती है, जब वो फर्स्ट टाइम कार में बैठ गई तब आन को एलर्जी हो गई थी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। डॉक्टर ने बताया था उसे एलर्जी हुई है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह की वजह से होती है। किसी ने उसे कुछ बोला तो नहीं था, लेकिन उनकी आंखों ने सब बता दिया था कि उनका सारा शक जिया के ऊपर ही है और वो सब जिया को अनहाइजीनिक समझ रहे थे। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जून जिया से कहता है, तुम गाड़ी में आके बैठ जाओ क्योंकि आज ड्राइवर की छुट्टी है। पर जिया कार में आने से मना कर देती है। फैंग जून से कहता है, आज तुम्हें इसकी फिक्र क्यों हो रही है? फिर आन जल्दी से कहती है, आज मेरी मॉर्निंग में एक इवेंट है, मुझे आज जल्दी पहुंचना है और मुझे देर हो रही है। फैंग कहता है, चलो चलते हैं, क्योंकि देहाती लड़की को वॉक करने का मन है, क्योंकि बस स्टैंड हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर है। इस पर जिया कहती है, किसने कहा मैं बस से जाने वाली हूँ? तो आन उसे कहती है, तुम क्या सोच रही हो, टैक्सी लोगे? इधर कोई टैक्सी नहीं आती, कॉज ये रईसों का इलाका है। फिर फैंग उसे कहता है कि तुम एक कार बुक कर लो। अरे बेचारी लड़की, तुम्हारे पास तो कार को देने को पैसे भी नहीं होंगे। फिर दोनों जिया का मजाक बनाते हुए हंस रहे होते हैं। जिस पर जिया सामने से कह देती है, आपने सही कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे? फिर वो अपना जल्दी से क्यूआर आगे कर देती है। इस पर जून उसे 10,000 युआन दे देता है। इस पर तो आन और फैंग का तो मुंह ही बन, वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिया भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है, समर में किए गए काम से भी ज़्यादा मैंने पैसे कमा लिए। और फिर वो अपनी साइकिल निकालती है और कहती है, किसने कहा मैं पैदल जाऊंगी? मैं अपने साइकिल से जाऊंगी, जो मेरे दोस्त ने गिफ्ट दी थी। जैसे ही जिया क्लास में पहुंचती है तो सभी बच्चे खुश होकर घेर लेते हैं और कहते हैं, अरे तुम वापस आ गई क्या? क्या तुम फिर से हमारा होमवर्क करोगी? हम तुम्हें इस बार पहले से भी ज़्यादा पे करेंगे।
फिर वो सबके काम एक्सेप्ट कर लेती है और सोचती है लिन फैमिली के सपोर्ट की वजह से मुझे यहाँ पे वापस एडमिशन मिल गया, जहाँ पर रिच बच्चे पढ़ते हैं और उनमें से ज़्यादातर बच्चे अपना फैमिली बिजनेस ही संभालेंगे, इसलिए वो पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं देते, ना ही होमवर्क करना चाहते हैं। वो लोग होमवर्क से बच जाते हैं और इस तरीके से मैं कुछ पैसे भी कमा लेती हूँ। लड़का उसके पास आता है और कहता है फाइनली हमारी क्लास की सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल आ ही गई। पिछले बार तुम गई थी तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, अब मेरा पढ़ाई में कैसे मन लगेगा तुम्हें देखे बिना। जिया मन में सोचती है ये चाओ परिवार का वारिस जो दिखने में ठरकी और एक नंबर का कामचोर लगता है लेकिन स्टडी में अच्छा है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है जिया तुम मेरे साथ घर पे चलो, मेरी मॉम को पता नहीं है मुझे एक छोटी बहन चाहिए। वहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा मजे से रहो। उसको देखकर जिया अपने मन में सोचती है ये लाइव फैमिली की बेटी है, इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सीधी सादी है और इनका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। मेरे साथ ये काफ़ी सॉफ्टली पेश आती है। तभी वहाँ एक लड़की दौड़कर आती है और कहती है जिया जिया तुम कहाँ पर थी, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी, मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा ख्याल रखूंगी। देखते हुए जिया मन में सोचती है ये शाय फैमिली की डॉटर है, ये बहुत अच्छी है और मेरे लिए बहुत काइंड है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिया का मैथ्स कार्ड खत्म हो गया था, तो वो क्लासरूम में बैठकर सिर्फ ठंडा पानी पीकर अपना पेट भरी थी। पर यहाँ पर जिनी आती है जो कि उसको जबरदस्ती खींचकर रेस्टोरेंट लेके जाती है और बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है। साथ ही डेली वो उसके लिए अलग सा टिफिन भी लेकर आती है। पर जिया उससे पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों हो। जिस पर आगे चीनी कहती है तुमने तो देखा ही है मैं कितनी मोटी हूँ, मैं चाहती हूँ मैं खिला खिलाकर सबको अपने जैसा कर दूँ, और तुम कितनी पतली दुबली हो, तुम्हें मोटा करना तो मेरा सपना है। ये लोग मेरे सिर्फ कस्टमर ही नहीं है जिनका मैं होमवर्क करती हूँ, ये मेरे वो अच्छे दोस्त है जो मेरे जिंदगी में खुशियों के रंग भरते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया सोचती है अभी तक ड्राइवर क्यों नहीं आया, पर वो अपनी साइकिल से ही स्कूल जाती है और रास्ते में उसके सामने एक कार आके रुकती है जिसमें आन और फैन बैठे होते हैं, तो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, कहते हैं कि वो गरीब है और वो साइकिल के साथ अच्छी लग रही है। जिया फैन के ऊपर पानी डाल देती है जिस पर तो उसको बहुत गुस्सा आता है और कहता है तुम्हारे दिमाग ठिकाने पर तो है। इस पर जिया कहती है मैं गरीब ऊपर भी, अगर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं तुम्हारे भी इंसल्ट कर सकती हूँ। और जिया ये बोलकर साइकिल से वहाँ से चली जाती है और फैन कार से निकलकर गुस्से में चिल्लाती रह जाता है। मैं अगले सीन में दिखाया जाता है जब स्कूल की छुट्टी होती है तो आन फिर से उसका मजाक बनाने लग जाती है और कहती है तुम्हें आज फिर से घर से निकाला जाएगा, तुम्हें कोई नहीं पसंद करता, और वो कार में बैठ के चली जाती है। जब जिया घर पर आती है तो बाहर जून खड़ा हुआ था। उसे वो कहती है क्या तुम मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे हो। उस पर वो कहता है तुम्हारे अलावा भी घर में बहुत लोग हैं, भला मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगा। जिस पर वो कुछ नहीं कहती और अंदर आ जाती है। जैसे वो घर में एंटर करती है तो उसके डैड उसे तुरंत ही थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया हरकत करने की। इस पर जिया पूछती है आखिर किया क्या है मैंने डैड। इस पर उसके डैड कहते हैं जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस तरीके के काम कर सकती हो। फैन भी आगे आता है और कहता है तुम हमारी फैमिली की इंसल्ट कैसे करा सकती हो। फिर एक बार वापस पूछती है कि उसकी गलती क्या है। उसे समझ नहीं आ रहा उसे थप्पड़ मारा क्यों गया है, लेकिन उसे इस बात का जवाब मिल ही नहीं रहा था, सब उसको सामने से सुना रहे थे। जिस पर वो समझ जाती है कि जरूर कोई फालतू की वजह होगी, ये बस इतना ही चाहते हैं कि मैं इनके सामने घुटनों पर बैठ जाऊँ, और वो तुरंत घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है मुझे माफ कर दो। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और उसकी मॉम उसे तुरंत उठाती है और कहती है उठो, इस तरीके से घुटनों पर बैठना ठीक नहीं है, कम से कम अपनी बात तो साबित करो, क्या तुम्हें जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जून अपने मन में सोचता है कुछ तो अजीब है, पहले ये ऐसी नहीं थी, पहले ये आखिरी दम तक खुद को साबित करती थी, अब बिना कुछ किए ही अपने घुटनों पर बैठ गई है और एकदम ही शांत है। मॉम उसे लगातार उठाने की कोशिश करती है। गुस्से में उसके डैड से कहती है तुम भी हर्ट करते हो, उसने तो सिर्फ अपने दोस्तों का होमवर्क ही किया था ना, और अपने दोस्तों की पढ़ाई में मदद ही तो की थी ना, अगर उसने थोड़े से पॉकेट मनी के लिए पैसे कमा लिए तो इसमें क्या गलत बात हो गई। इस पर फैन आगे आता है और बोलता है ये तो बहुत बड़ी बात, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती, ये कितनी घटिया हरकत है, हमारी परिवार की कितनी इंसल्ट होगी, पूरी शहर को ये बात पता है। और जिया सोचती है ये बात है। और आन कहती है आपको पता है हमारे स्कूल में पावरफुल बच्चे और रिच लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, अगर ये गरीबों जैसा बिहेव करेगी तो मैं स्कूल में सर उठा के कैसे चल पाऊंगी। तो इससे तो सबको ऐसा लगेगा जैसे हम इसे कितनी बुरी तरीके से ट्रीट करते, कितनी बुरी तरीके से रखते हैं। पर डैड कहते हैं ये दोनों सही कह रहे हैं, आखिर ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, पूरी सिटी को ये बात पता है कि तुम क्या हरकत कर रही हो। तब लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा परिवार तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता, आखिर जो तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है क्या तुम्हारे उससे खर्चे पूरे नहीं होते। जिस पर जिया कहती है हाँ खर्चे पूरे नहीं होते, जिस पर डैड को और गुस्सा आ जाता है और कहते हैं तुम्हारी मॉम जब तुम्हें पॉकेट मनी दे रही है तो तुम्हारी जरूरत कैसी वैसी हरकत कर। उसकी मॉम कहती है मैं पॉकेट मनी कब दे रही हूँ, वो तो आप दे रहे हैं ना। इस पर तो उसके डैड चुप हो जाते हैं कि उन्होंने उसे पॉकेट मनी दी ही नहीं होती है। तो उसकी मॉम कहती है मतलब हम इतने दिनों से इसे पॉकेट मनी दे ही नहीं रहे हैं। तो डैड बोल रहे होते हैं जब हमने तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दी तो तुम्हें हमसे क्यों नहीं मांगा। कहती है मैंने मांगी थी, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है डैड आन की ड्रेस सिलेक्ट करवा रहे थे, तभी जिया उनके पास और पैसे मांगती है। तो उसकी मॉम कहती है आज ही तो तुम्हारी और तुरंत पैसे मांगने लगी। डैड भी कहते हैं कि तुम्हें कहाँ खर्च करने हैं। आन कहती है मुझे ड्रेस चाहिए, और फिर वो लोग जिया को इग्नोर करके चले जाते हैं और बेचारी जिया ऐसे ही रह जाती है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, पर तो वो लोग सभी चुप हो जाते हैं और डैड कहते हैं ठीक है मैं अभी तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, और तुरंत उसे 50,000 युआन भेज देते हैं। फिर मॉम जिया को खड़ी करती है और कहती है तुम्हें हर महीने इतने पैसे मिल जाया करेंगे, तुम और ज़्यादा पैसे नहीं संभाल सकती इसीलिए तुम्हें 50,000 युआन दे जाएंगे, जब तुम ज़्यादा पैसे संभालना सीख जाओगी तो तुम्हारी पॉकेट मनी इंक्रीज कर दी जाएगी। इस पर जिया कहती है ठीक है मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और फिर वो अपने रूम में जाने लग जाती है। पीछे से फैन कहता है ये लड़की बहुत ही ज़्यादा लालची है, पैसे देकर देखा ना कितनी ज़्यादा खुश हो गई। इस पर आन कहती है मुझे बात का पता कर लेना चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, रात को नींद भी नहीं आएगी। फैंग उसे कहता है तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं, और वो लड़की एक नंबर की लालची है। इस पर जिया पीछे घूमती है और कहती है मुझे तो सिर्फ 50,000 युआन मिले, तुम्हारे पास तो एक न्यू कार है, तुमने लास्ट वीक ही परचेज की थी, मैं उनका सगा बेटा हूँ, मैं जितना चाहे उतने पैसे खर्च कर सकता हूँ। फिर जिया कहती है मैं भी तो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, मुझे भी तो उनका पैसा खर्च करने का हक है। इस पर तो सब चुप बैठ जाते हैं। मॉम कहती है बस ये बात यहीं पर खत्म हुई, जिया तुम अपने रूम में जाओ। और वो रूम में जाकर बहुत खुश होती है, कहती है एक थप्पड़ के बदले 50,000 युआन सही है। और फिर वो अपने पैर में लगाए हुए पैड्स निकालने लग जाती है और कहती है अच्छा है ये मैं जानती थी फैमिली कैसी है। और तभी मॉम यहाँ पर आ जाती है। मॉम उसके लिए मिल्क लेकर आई थी, जानती हूँ तुम्हारे साथ आज गलत हुआ है, लेकिन तुम डैड को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्ड पहले से रहा है, तुम पहले से ऐसी हरकतें करते आई हो, लेकिन हम तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या तुम अपने मॉम के क्लोज नहीं आना चाहती, क्या तुम मुझसे बातें नहीं करना चाहती। जिस पर वो साफ इनकार कर देती है। मॉम उसके पास बैठ जाती है और कहती है मैं जानती हूँ तुमने बचपन से बहुत झेला है, लेकिन तुम्हें आन से कम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। अगर हम उसे को रियल पेरेंट्स के पास भेज देंगे तो ये बात बहुत गलत होगी क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं है। इस पर जिया कहती है आप जानती थी वो अच्छे नहीं है, तब भी आपने मुझे वहाँ पर भेजा। इस पर वो कहती है देखो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने आन को बहुत प्यार से पाला है, उसके लिए जो हमारी फीलिंग्स है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, हमने तो उसे कभी डांटा भी नहीं है, तो वो कैसे जी पाएगी, तुम ये बात समझ सकती हो।
जिया कहती है, देखिए ना तो मुझे आन से कोई दुश्मनी है और ना तो मैं उससे कोई बदला लेना चाहती हूँ और ना तो मैं उसके साथ कंपटीशन कर रही हूँ, ना तो मुझे आपका प्यार चाहिए। उसकी मॉम को गुस्सा आता है और कहती है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है, अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, अपने लिए बुक्स भी खरीद सकती हूँ, अपने लिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी लगा सकती हूँ। फिर वो तुरंत अपने दोस्त को क्लासेस के लिए बोल देती है। फिर वो लेट नाइट तक स्टडी करती है। टाइम देखती है तो रात के करीब 1:30 बज रहे थे। फिर सोच रही थी कि आन कह रही थी कि उसको गिल्ट है, उसको नींद भी नहीं आएंगे, चलो जाकर चेक करते हैं। और वो तो उसके रूम में पहुंच जाती है जहाँ आन गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर जिया उसे जोर से चिल्लाकर उठा देती है, जिस पर वो चिल्लाकर उठती है। यहाँ पर उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसकी मॉम और फैंग भी आ जाते हैं। वो सीधा जिया को डांटना ही शुरू कर देते हैं। उसको मॉम कहती है, आखिर तुम इतना परेशान क्यों कर रही हो आन को, वो भी इतनी रात को। और फैंग भी उस पर चिल्लाता है। आन कहती है, ये मेरे रूम में आई क्यों है, क्या ये मुझसे बदला लेने आई है? जिस पर जिया कहती है, नहीं नहीं, मैं तुमसे बदला क्यों लूँगी, वैसे भी लीन फैमिली ने मेरे ऊपर के इतने सारे एहसान किए हैं। तो तुम बोल रही थी तुम्हें गिल्ट है, तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए मैं तुमसे बात करने आई थी कि आज हम दिल खोलकर बात करेंगे। और मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहती थी कि तुम मेरे वजह से गिल्टी ना फील करो। मैंने देखा कि तुम सो रही हो और तुम फिर अचानक से उठ गई। फिर मॉम कहती है, अच्छा ये बात है। फिर वो आन से कहती है, वो तुमसे बात करने आई थी, इस बात को भूल जाओ। फिर आन जिया से कहती है, तुम दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। फिर जिया कहती है, अच्छा ठीक है, जब तुम्हें नींद ना आए तो मुझसे बात करना है, आ जाना मेरे रूम में। और जिया वहाँ से चली जाती है। हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिया आन से कहती है, नींद अच्छे से आई ना? पर तो आन एकदम भड़क जाती है और उसको बेवकूफ़ बोलकर चली जाती है। अब जिया स्कूल के लिए निकल रही होती है, तभी उधर मॉम, डैड और फैंग आ जाते हैं। डैड उसे कहते हैं, मुझे पता चला है ड्राइवर छुट्टी पर है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए दूसरा ड्राइवर रखा है। इस बात पर जिया उन्हें इनकार कर देती है और कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके डैड कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 भेज रहा हूँ, जब तुम्हारी मन करे तो तुम टैक्सी से चले जाना। उसकी मॉम कहती है, जब तुम स्कूल से आओगी तो हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे। तो इस पर जिया मना कर देती है, क्योंकि उसने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस लगाई थी, उसके पास टाइम ही नहीं था। कि मॉम कहती है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती? फिर जिया कहती है, आप तो हमेशा आन के साथ ही शॉपिंग पे जाती हैं, तो मेरे लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। उसकी मॉम कहती है, नहीं, मेरे पास टाइम है। जिया कहती है, मैं कभी इतनी एक्सपेंसिव जगह पे नहीं गई, अगर जो मैं आपके साथ जाऊंगी तो आपकी फैमिली की इंसल्ट हो जाएगी। तो उसकी मॉम कहती है, ठीक है, मैं तो तुम्हें 30,000 युआन भेजती हूँ, वहाँ से तुम शॉपिंग करती हो, वहाँ से तुम अपने लिए नए कपड़े ले लेना। मॉम उसको पैसे भेज देती है, जिसके बाद वो खुश हो जाती है। फिर वो स्कूल के लिए निकल जाती है। फैंग कहता है, आप लोग उसके ऊपर इतना मेहरबान क्यों? अब हम रात को इन सबको डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पे डैड आन से पूछ रहे होते, तुमने अपने अब्रॉड स्टडी के बारे में क्या सोचा है? जिस पर वो कहती है, मैं स्टडी तो अब्रॉड में ही करूँगी, पर पता नहीं किस में एडमिशन लूँगी। फिर डैड कहते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं डायरेक्ट कॉलेज से बात करूँगा और फंडिंग दूंगा और तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। फिर आन जिया से कहती है, तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करोगी? और कहती है, तुम भी मेरे साथ अब्रॉड स्टडी के लिए चलो ना। फिर वो कहती है, अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी इंग्लिश तो वीक है ना, तुम्हें तो अब्रॉड क्या, तुम्हें इधर के ही छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर मॉम कहती है, ये हमारी कंपनी में एक छोटे एम्प्लॉय के तौर पर काम करना स्टार्ट कर सकती है। फिर वो सोचती है, मैंने खुद ही सोचा है मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मुझे इनके काम की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो अपना खाना फिनिश करके आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिया को स्कूल में देखते हैं, यहाँ पर उसके दोस्त उसे कह रहे होते, तुम कितना पढ़ाई करोगे, आज तो तुम हिली भी नहीं। पर वो कहती है, मुझे तो पहले लगता था एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद ही एडमिशन मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि अब्रॉड में फंडिंग दो और तुरंत एडमिशन ही मिल जाएगा। इस पर जिनी कहती है, लगता है तुम्हें उस चुड़ैल ने फिर वापस परेशान किया है। इस पर जिन कहता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, जो अमीर का बच्चा अब्रॉड जाता है, उधर घूमता फिरता, दारू पीता है और फिर वापस इधर ही आके काम करता है। तो इन सब बातों के बारे में मत सोचो, हम सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इधर ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे और हार्ड स्टडी करेंगे। फिर वो साथ में स्टडी करने का डिसाइड करते। फिर वो शाम को पहुंच जाते हैं जिया के घर। फिर जिया के डैड कहते हैं, तुम्हें दोस्तों को बुलाने को किसने कहा?
जिया के डैड देखते हैं कि ये तो अमीर परिवार के बच्चे हैं, फिर वो उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने लगते हैं और अच्छे से बातें करने लगते हैं और वो जीनी और जीन के साथ भी बातें करने लग जाते हैं। तो जीनी कहती है लगता है आप कहीं बाहर जा रहे हैं। पर उसके डैड कहते हैं हाँ, दरअसल हम फैमिली गेट टुगेदर पे जा रहे हैं। तो जिन कहता है तो आप जिया को लेके क्यों नहीं जा रहे। तो उसकी मॉम कहती है जिया को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए हम उसकी प्राइवेसी में भी दखल नहीं देते। फिर वो कहते हैं ठीक है, आप लोग इधर अच्छे से पढ़ाई करो। इस पर वो जिया से कहते हैं अपने दोस्तों का अच्छे से ध्यान रखना और उन्हें खिला पिला कर भेजना। इस पर जिया कहती है आपने तो मेड को भी छुट्टी दे दी और घर पर भी कोई नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं तुम कुछ ऑर्डर कर लेना और उससे 5,000 युआन भेजते हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं इससे तो सिर्फ हमारी चाय ही आएगी, क्योंकि हम चाय बहुत एक्सपेंसिव पीते हैं। चीनी कहती है मैं अपने डैड से पैसे मांग लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो इस पर डैड उन्हें मना करते हैं और जिया को और 1,00,000 युआन सेंड कर देते हैं। उसके बाद वो सभी रूम में चले जाते हैं। उसके बाद डैड जिया को रोकते और कहते हैं ये सब अमीर घर के बच्चे हैं, तुम्हें इनसे ज़्यादा दूरी बना के रखनी चाहिए वरना इनको लगेगा तुम गंवार हो। और वो कहती है ठीक है और फिर रूम में चली जाती है। आन कहती है मॉम डैड से जिया ने आपको उसके दोस्तों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। इस पर उसकी मॉम कहती है उसे कल की बात भूल जानी चाहिए थी, भला इतना क्यों याद करके रखा है। फिर आन अपने मन में सोचती है इसने दोस्ती भी की तो इतने अमीर परिवार के बच्चों से, पर कोई नहीं, मैं इन लोगों के बीच फाइट करवा दूंगी। अब जिया उन सभी को रूम में लेकर आती है तो वो सब जिया का रूम देखकर उदास हो जाते हैं। तुम्हारा इतना बड़ा विला है फिर भी तुम्हें इतना छोटा सा रूम दिया गया है। पर जिया उन्हें कहती है मेरे लिए ये रूम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हाँ, मेरे पास बेड है, पढ़ने के लिए जगह है, पर अब देखो तुम्हारी वजह से मुझे कितने सारे पैसे मिल गए। जिसके बाद वो स्टडी करने में व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों को आन का मैसेज आता है। इसमें उसने लिखा होता है मेरी बहन थोड़ी गरीबों वाली हरकतें करती है तो उसे इग्नोर करना। ये मैसेज देखकर सबको बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं ये कितनी बेकार लड़की है। लिन कहती है इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आइंदा से ये मुझे मैसेज नहीं करेगी। चीनी भी बोलती है तुम सही कह रही हो। इस पर चीन कहता है बिल्कुल नहीं, वो हमारे बीच फाइट करवाना चाहती है और हम सब जानते हैं ये जिया को कितना टॉर्चर करती है, तो ये एक अच्छा मौका है उसे सबक सिखाने का। मेरे पास बहुत अच्छा एक प्लान है, जल्दी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ। दूसरी तरफ आन उसके पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी और साथ में उन लोगों को एसएमएस भी कर रही थी। इस पर उसके डैड पूछते हैं तुम क्या कर रही हो। पर वो कहती है आप जाओ फैमिली के साथ डील करना चाहते हैं ना। इस पर डैड कहते हैं तुम कितनी छोटी बच्ची हो और इन सारे चीज़ों की फिक्र कर रही हो। इस पर वो कहती है डैड आप मुझे कितना कम आंकते हैं, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। डैड कहते हैं तरीका बताओ। इस पर आन कहती है जिन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। इस पर डैड कहते हैं वो तो जिया का दोस्त है ना। इस पर वो कहती है वो दिखावा है, वो तो देहाती है, वो सिर्फ उस पर तरस खाता है, सबसे अच्छा दोस्त तो वो मेरा है। और कहती है अगले महीने मेरा बर्थडे है ना, अगले महीने मैं उसको और उसके डैड को इनवाइट करूँगी और आपसे इंट्रोड्यूस कराऊँगी। इस पर उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं और फिर आन मन में सोचती है अब तुम्हारे दोस्त मेरे होंगे। फिर नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग जा रहे होते हैं। तभी पीछे से आन आती है और कहती है अरे वाह, हमारी तो मुलाकात हो गई, क्या तुम अपने दोस्तों से मेरी दोस्ती नहीं करवाओगी। तो इस पर जिया कहती है बिल्कुल नहीं। फिर वो अपने फ्रेंड्स को लेके चली जाती है। इस पर आन कहती है जितना सोचना है सोच लो, तुम्हारे दोस्त तो मेरे ही होंगे। नेक्स्ट सीन में हमें इन सभी को स्कूल के कैफेटेरिया में लंच करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर आन पहुँच जाती है और उन सभी के साथ बात करने लग जाती है और वो जिनी की फेवरेट डिश को अपनी फेवरेट डिश बताती है, जहाँ पर जिनी भी उसके साथ बातें करने लग जाती है। जिया कहती है तुम मेरी दोस्त हो ना, तुम ये क्या कर रही हो। इस पर आन कहती है सिस्टर तुम इतनी ज़्यादा जेलिस क्यों हो रही हो। इस पर जिया और उसके सारे दोस्त उठकर वहाँ से चले जाते हैं। इस पर आन सोचती है अब तो बहुत अच्छा करना होगा। नेक्स्ट सीन में जिया और जिन एक साथ होते तभी एक लड़का उन्हें कहता है कभी कभी तुम एक कपल जैसे लगते हो। ये सुनकर आन को एक आइडिया आता है। वो किसी को कॉल करती है और कहती है तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर गुस्से में जिन आता है और जिया से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये लव लेटर बाहर बोर्ड पर लगाने की, तुम मुझे लाइक करती हो, तुमने ये बाहर क्यों लगाया, तुमने ज़रा भी नहीं सोचा इससे मेरी कितनी इंसल्ट होगी।
पर जिया कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, तो लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इस पर जिन उसे कहने लग जाता है तुम गरीब हो इसीलिए ऐसी हरकतें करती हो। तब जिया उसे जोर का थप्पड़ मारती है, तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर आन बहुत खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम इन चारों दोस्तों को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर जिन जिया से सॉरी बोल रहा होता है। तो जिया कहती है टेंशन मत लो, हम तो सब बस एक्टिंग कर रहे हैं। इस पर वो कहता है कितनी बेकार स्टोरी लिखी थी मैंने तुम्हें कितना कुछ बोल दिया, सब लीन की गलती है। पर जिया कहती है किसी की कोई गलती नहीं है, हम सब अच्छे फ्रेंड्स हैं, बस तुम ये एक्टिंग को भूल जाओ। तभी जीनी की नज़र आन पर पड़ जाती है जो उसी तरफ आ रही थी। वो जल्दी से सभी को बता देती है, पर जिया जिन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जीनी बोलती है छोटी सी तो गलती थी, माफ़ कर दो, हम सब अच्छे फ्रेंड्स हैं। लीन भी कहती है अब से वो ऐसा नहीं करेगी, माफ़ कर दो। फिर वो कहता है तुम दोनों को इससे फ्रेंडशिप रखना है तो रखो, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसकी बात तो आन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब जब जिया घर पर आती है तो आन उसे कहती है आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया स्कूल में, आज तुम्हारा प्यारा दोस्त तुमसे दूर हो गया। जिस पर जिया कहती है हम तो अच्छे दोस्त हैं, थोड़ी सी नाराज़गी है दूर हो जाएगी। लेकिन आन बोलती है बिल्कुल नहीं, अब वो दोस्त मेरे बनेंगे। जैसे मैंने तुम्हारी फैमिली को छीन लिया वैसे तुम्हारे दोस्तों को भी मैं तुमसे छीन लूँगी। और इतराते हुए चली जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों लड़कियाँ साथ में खाना खा रही होती है और फिर तभी उधर आन आकर बैठ जाती है और उसने साथ में कुछ स्नैक्स भी लाया था। वो स्नैक्स उसके दोनों फ्रेंड्स को ऑफ़र करती है, तो उसके दोनों फ्रेंड्स स्नैक्स खाने लग जाते हैं। जिस पर जिया कहती है हमने डिसाइड किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगी। जिस पर चीनी कहती है अरे यार ये खाने की चीज़ तो है, अगर जो खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तभी लीन बोलती है हम लोग अभी ड्रिंक लेकर आते हैं और जल्दी से चली जाती है। फिर आन कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दोस्ती बहुत गहरी है, तुम्हारी फ्रेंडशिप को तो मैं 2 मिनट में तोड़वा सकती हूँ। इस पर जिया कहती है ये जिन नहीं है कि तुम्हारे बातों में आ जाएगा, मुझे पता है हमारे बीच फाइट करवाने वाली तुम ही हो, तुमने ज़रूर वो लेटर बोर्ड पर लगवाया होगा। इस पर कहती है हाँ वो लेटर मैंने ही लगवाया था। तभी लीन और जीनी दोनों वहाँ पर आ जाते हैं, तो आन उनसे कहती है तुम मेरे सिस्टर को बहुत अच्छी दोस्त समझती हो, लेकिन ये तुम्हारे पीठ पीछे बुराई कर रही थी। इस पर जिया कहती है मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो आन कहती है तुम इतना झूठ क्यों बोल रही है, अभी तो तुम बोल रही थी कि ये दोनों बहुत इतराती और इन्हें अपने पैसों का बहुत घमंड है और तुमने इसीलिए दोस्ती रखी है कि ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। इस पर लीन कहती है जिया से तुम कितनी बेकार हो, मैंने तो तुमसे दोस्ती की थी और तुम हमारे पीठ पीछे बुराई कर रही हो। और ऐसा बोल के वो गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम आन को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ चीनी और लीन जिया की बुराई कर रही थी। उनकी बुराइयाँ सुनकर तो आन को बहुत खुशी मिल रही थी, मानो कि वो 7वें आसमान पर हो। नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ लीन आन के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही होती है, वहीं और चीनी दोनों को छुड़ाने का नाटक कर रही होती है। जहाँ पर लीन जिया के ऊपर पानी डालते हुए कहती है तुम बहुत बुरी हो। इस पर जिया लीन को कहती है तुम बड़ी बाप की बिगड़ी औलाद हो और तुम हर जगह को अपने बाप की जहांगीर समझती हो। इस पर लीन कहती है मुझे अफसोस है मैंने तुमसे दोस्ती की। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर आन जिया से कहती है मुझे अफसोस है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ के चले गए। फिर जिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले सीन में जिया अपने दोस्तों के पास आती है तो वो देखती है कि आन उन लोगों के पास बैठी थी। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसकी दोनों फ्रेंड्स कहती है अब से ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। जिया कहती है तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ये लड़की अच्छी नहीं है। पर वो लोग कहते हैं हाँ हम पहले तुम्हें जानते नहीं थे। फिर जिन कहता है तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आन उठकर आगे आती है और जिया से कहती है सिस्टर मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे दोस्तों को छीन लूँगी, अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को घर पे देख रहे होते जहाँ पर सब खाना खा रहे थे।
जहाँ पर आन डैड से कह रही होती है मैं अपने बर्थडे पर अपने दोस्तों को बुलाऊंगी। ये सुनकर तो उसके डैड खुश हो जाते हैं और तभी हम जिया वहाँ से उठ के जाने लग जाती है। तब आन जिया से कहती है तुम अपने दोस्तों को नहीं बुलाओगी? तो जिया कहती कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस पर डैड कहते हैं उस दिन तुम्हारे दोस्त तो आए तो थे, क्या हुआ? अब तुम्हारी दोस्ती टूट गई। और उस पर सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें बर्थडे पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर डैड बहुत एक्साइटेड होते हैं और सोचते हैं कि इतने अमीर परिवार के बच्चे आने वाले हैं, साथ ही उनके पेरेंट्स आएंगे तो मैं उनसे कैसे डील करूं। और बार बार वो आन से यही पूछते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स कब आएंगे। इतने में वहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं और आन उनको हक करने के लिए जैसे आगे बढ़ती है तो वो आन को इग्नोर करते हुए आगे जाते हैं और जिया को हक कर लेते हैं और सब उसको बर्थडे विश करने लगते हैं। इस पर आन कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो? इस पर वो लोग कहते हैं हमारे दोस्त का बर्थडे है, हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, हम तुमको क्यों बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। इस पर डैड कहते हैं आज तो आन का बर्थडे है ना। तो वो इस पर कहते हैं कि आज हमारा दोस्त का भी बर्थडे है और स्पेशली हम उसी के लिए आए हैं। फिर डैड कहते हैं आन ने तो कहा था कि तुम उसके बर्थडे पर आ रहे हो। तो उसके दोस्त इस बात से मना कर देते हैं। जीन जल्दी से जाता है और माइक पर कहता है हम जिया के बर्थडे के लिए आए हैं, फालतू में कोई भी गलत फहमी ना पाले। उन लोगों ने जिया के लिए केक भी लाया था। आन तो ये सब देखकर पागल हो जाती है, चिल्ला चिल्ला के कहने लग जाती कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। जिस पर उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं और उसकी मॉम भी उसे शांत रहने को कहती है। फिर जिया उसके दोस्तों को कहती है चलो एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर अकेले में जाके केक कट करेंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एक सीन में हम तीनों को रोड पर वॉक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो लोग कहते हैं आज तो मज़ा आ गया। इस पर लीन कहती है फ्यूचर में भी हम लोग उसके साथ ऐसा ही करेंगे। इस पर जिया कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा यूज़ नहीं करना चाहती। खैर अब मुझे घर पे जाकर पढ़ाई करनी है। फिर वो सब तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जिया जैसे ही घर पर आती है तो उसके पेरेंट्स उसके पहले से इंतज़ार कर रहे थे। तो उसके डैड कहने लगते हैं कल हम तुम्हारे बर्थडे पार्टी रखेंगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर बुलाना, क्योंकि हम इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में हैं। तो जिया कहती है अगर आप गिल्ट में हैं तो ठीक है, आप मुझे पैसे सेंड कर दीजिए, मैं अपने लिए गिफ्ट परचेज कर लूँगी। इस पर तो वो लोग तुरंत जिया को पैसे भेज देते हैं। फिर इसके बाद जिया अपने रूम में चली जाती है। हाँ दूसरी ओर आन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसके पास एक मेड आती है और कहती है आपके पेरेंट्स उस लड़की के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं। इस पर तो आन बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है और रोने धोने की एक्टिंग करने लग जाती है, पर उसे देखने कोई नहीं आता। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया स्कूल जा रही होती है तो सभी लोग उसे रोक लेते हैं। यहाँ पर आन उससे कहती है मैंने बहुत मेहनत से नोट्स बनाए थे, क्या तुमने उसे लिए हैं? मैं जानती हूँ तुम नहीं लिए होंगे, प्लीज़ मुझे दे दो। पेरेंट्स आगे आते हैं और कहते हैं प्लीज़ इसके नोट्स दे दो। फिर उसके डैड कहते हैं तो वैसे तुम अपने दोस्तों को कब घर बुला रही हो? जिस पर वो कहती है मैं नहीं बुला रही, और साथ ही वो कहती है मैंने किसी के कोई नोट्स नहीं लिए। फिर वहाँ पर एक मेड आती है और कहती है मैं जिया के रूम की सफाई कर रही थी तो मुझे जिया के डस्टबिन में से ये नोट्स मिले। फिर आन कहती है ये नोट्स तो मेरे हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो, पर जिया बिना कुछ कहे जाने लगती है। तो डैड गुस्से में कहते हैं मैं इसकी सज़ा दूंगा। कहती है जो करना है करो, और अपने रूम के तरफ चली जाती है। फिर वो सोचती है इस बार इन लोगों ने मुझे निकाला तो इस बार मेरे पास पैसे हैं, मैं तो रेंट पे भी रह सकती हूँ और अपनी स्टडी के भी खर्चा खुद उठा सकती हूँ। नेक्स्ट डे जब वो खाना खाने आती है तो सब उसे इग्नोर करते हैं और टेबल से उठ के चले जाते हैं और वो सब उसके साथ स्ट्रेंजर जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन जिया को इन सब से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता और बस वो अपने स्टडी पर फोकस करने पर ध्यान देती है। जिया सोचती है कमाल की बात है, इस बार इस फैमिली मुझे घर से बाहर नहीं निकाला। अब की बार तो इन लोगों ने मुझे ज़्यादातर तो इग्नोर किया, कि इनके द्वारा मुझे इग्नोर करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन मज़ेदार है। जिया के पास उसके एक दोस्त का कॉल आता है, वो उसको घूमने के बारे में पूछ रही थी तो जिया उस पर इनकार कर देती और फिर वो अपने स्टडी पर फोकस करती है और फिर वो दिन रात मन लगाकर स्टडी करती है और फिर वो अपना एक भी मिनट बर्बाद नहीं करती और वो अर्ली मॉर्निंग उठकर स्टडी करती है। फिर वो एक दिन वो देखती है कि पूरी फैमिली वेकेशन पर जा रही है। आन बोलती है क्योंकि इसके बाद मैं अब्रॉड चली जाऊंगी स्टडी के लिए, इसलिए मेरी फैमिली मुझे घुमाने के लिए लेके जा रही है। हमें माफ़ करना, हमें लगा कि तुम नहीं जाओगी।
फिर मॉम कहती है अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहो तो कर सकती हो, लेकिन जिया कहती है मुझे भी स्टडीज़ करनी है, मेरे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इस पर फैंग कहता है कि तुम और एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगी, तुम तो वैसे भी बुद्धू हो। अगर तुमने एग्ज़ाम क्लियर कर ली तो मैं अपने घुटनों पर बैठ के तुमसे माफ़ी मांगूंगा। फिर वो लोग हंसकर उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। फिर जिया को पढ़ाई करने को अच्छा टाइम मिल जाता है, फिर वो मन लगाकर पढ़ाई करने लग जाती है। और दूसरी तरफ हमें वेकेशन पर ये लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पर इनको घर वापस आना था, लेकिन आन कुछ दिन वेकेशन पर ठहरने के लिए ज़िद करती है। इस पर उसके डैड मान जाते हैं, लेकिन मॉम कहती है मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए बिकॉज जिया का एग्ज़ाम है। उसके डैड कहते हैं उसने अमीर लोगों से दोस्ती की, उसने हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं कराया, उल्टा उनसे फ़ाइट की, अब उसे जो करना है वो करे। इस पर मॉम कहती पर मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। इस पर डैड कहते तो कॉल कर कर पूछ लो। फिर मॉम कॉल करती है, फिर जिया से कहती है तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, पर वो कहती है अच्छी चल रही है। फिर उसकी मॉम कहती है हम अभी नहीं आएंगे, कुछ टाइम बाद आएंगे। इस पर जिया कहती है ओके, फिर वो कॉल कट कर देती है। यहाँ पर तो उसके साथ उसके सारे फ्रेंड्स भी होते हैं और वो कहते हैं इन लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी, वो लोग जानते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम है तो उन्हें आना चाहिए ताकि तुम्हें घर में थोड़ी सी हेल्प मिले। यहाँ पर तो वो किसी सर्वेंट को भी छोड़ के नहीं गए हैं जो कि खाना वगैरह बना दे। सच में वो कितने ज़्यादा खुदगर्ज है। इतने में उन्हें अपने अपने सेंटर का नाम पता चल जाता है और जिया का सेंटर तो काफ़ी दूर होता है। जिस पर चीनी कहती है उस जगह पर मेरा एक फ्रेंड रहता है, मैं उससे बात कर लूँगी, तुम उसके वहाँ ठहर जाना, तुम अपना सारा सामान पैक कर लेना। इस पर जिन कहता है मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा और यहाँ पर उनका प्लान डन हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग ट्रिप से घर पर वापस आ गए होते हैं। मॉम तुरंत जिया को आके आवाज़ देने लग जाती है, जिस पर आन कहती है मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। फिर वो नीचे आकर बताती है वो तो घर पे ही नहीं है। इस पर फैंग बोलने लगता है शायद वो घर से भाग गई है। ये बात सुनकर मॉम डैड दोनों जिया पर चिढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं, तभी जिया वापस आ जाती है। उसको देखते ही उसके डैड गुस्से में कहते हैं उसे कि तुम्हारे घर से भागने की हिम्मत कैसे हुई। इस पर वो कहती है मैं एग्ज़ाम देने गई थी, मेरा एग्ज़ाम सेंटर बहुत ही ज़्यादा दूर था, इसीलिए मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा था। लेकिन तब भी वो अपनी फालतू की बकवास ही कर रहे थे। इस पर जिया उन लोगों को वहाँ पर इग्नोर करके चल देती है। अब अगले सीन में जिया अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही होती है, जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम कहाँ पर जा रही हो। उस पर वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। इस पर आन कहती है जब हम लोग जा रहे थे तो तुमने हमको मना कर दिया, अब तुम कैसे जा सकती हो, पता है तुम कॉलेज चली जाओगी, अब तुम्हें पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने को मौका नहीं मिलेगा, तो तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ अभी टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस पर मॉम कहती है ओह तुम कितनी स्मार्ट हो। डैड भी जिया को डांटना शुरू कर देते हैं। उस पर जिया उनकी कुछ नहीं सुनती और वो कहती है बस करो, आप लोगों ने हद कर दी है, मैं आप लोगों की कठपुतली नहीं हूँ, जो कहोगे मैं सुनती रहूँगी। रहा इस फैमिली का हिस्सा होने की बात, तो आज से मेरा आप लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं। और वो वहाँ से चली जाती है। इस पर मॉम डैड को दोनों को बहुत गुस्सा आता है, तो इस पर डैड कहते हैं कि वो जाएगी कहाँ, फिर वापस आएगी। अब हम इन लोगों को ट्रिप पर देखते हैं जहाँ पर चीन आता है और कहता है रिज़ल्ट आ गए हैं, तो सब अपना अपना रिज़ल्ट चेक करने लगते हैं। सबसे पहले चीन का ही रिज़ल्ट चेक होता है जो कि पास हो गया था, फिर सबका रिज़ल्ट चेक हो गया होता है जो कि सब पास हो गए थे। फिर जब जिया का रिज़ल्ट चेक होता है तो लिन एकदम उदास चेहरा बना लेती है, तो जिया कहती है क्या हुआ, तो लिन कहती है कि तुमने टॉप कर लिया। इस पर तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो तुरंत ही उसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से कॉल आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। अब हम घर पर आन को देखते हैं जो कि कॉल का वेट कर रही होती है। फिर तभी कॉल आती है, फिर वो दूसरे तरफ से कहते हैं कि ये क्या जिया का नंबर है, हम उसे अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना चाहते हैं। तो ये सुनकर आन कॉल कट कर देती है। फिर वो सोचती है उसकी इतनी अच्छी रैंक कैसे आई, उसके लिए इतने कॉल आ रहे हैं। ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मेरी रेपुटेशन तो घट जाएगी। और उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो ट्राई करती है कि वो फ़ोन के पास ही रहे। पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि वो अजीब बिहेव कर रही है। फिर मॉम कहती है क्या तुम ठीक हो। फिर डैड भी पूछते हैं क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है।
वो कहती है मैं बस टीवी देखना चाहती हूँ। जैसे ही वो टेलीविज़न ऑन करती है तो उस पर जिया का इंटरव्यू आ रहा था। उसे देखकर तो डैड शॉक हो जाते हैं, साथ ही पूरी फैमिली भी शॉक थी। फिर डैड कहते हैं उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, चलो जल्दी स्कूल चलते हैं, इंटरव्यू चल रहा है, हम लोग भी टीवी पर आएंगे। अब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और जिया से कहते हैं तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है और रिपोर्टर्स कहाँ पर है। जिया कहती है वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। जिस पर डैड कहते हैं तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हम पूरी फैमिली इंटरव्यू देते। इस पर वो कहती है आप क्या करते इंटरव्यू देकर। पर लिन कहती है जहाँ तक अंकल हमें पता है जब उसका एग्ज़ाम था तो आप अब्रॉड छुट्टियाँ मनाने गए थे, उसने अकेले ही मेहनत की है, तो आप इंटरव्यू में बोलोगे क्या कि आप लोग ट्रिप पर थे और आपकी बेटी अकेले ही पढ़ाई कर रही थी। इस पर वो लोग एकदम चुप हो जाते हैं जैसे कि उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। फिर जिन कहता है आप लोग तो समझते थे ये तो पढ़ाई में एकदम ही ज़ीरो है, तो अब ये कैसे हो गया, आपके हिसाब से तो ये पढ़ाई नहीं करती थी। इस पर डैड तुरंत आन से कहते हैं तुमने हमें कहा था ना कि इसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं। जिस पर वो कहती है मुझे दूसरे बच्चों ने बताया था और मैं हर टाइम तो अपने काम में ही बिजी रहती थी। अब जिया फैंग से कहती है तुमने एक दिन कहा था कि मेरे ग्रेड्स अच्छा है तो तुम अपने घुटनों पर बैठ के मुझसे माफ़ी मांगोगे। फिर उसे नीच डाउन कराया जाता है और फिर वो जिया से अपोलोजाइज़ करता है और डैड उसे घर वापस आने को कहते हैं तो जिया इनकार कर देती है। जिसके बाद वो कहते हैं मैं घर पर पार्टी रखूँगा और अगर जो तुम आई तो मैं तुम्हें 3% शेयर दूँगा। बस फिर क्या था, वो राज़ी हो जाती है और वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही 3% शेयर के डॉक्यूमेंट जिया को दिए जाते हैं वैसे ही उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स आकर तमाशा करने लग जाते हैं, जिस पर जिया पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। इस पर तो वो डर जाते और सीधा सीधा कह देते कि हमें तो आन ने बुलाया है और उसे खींच लेते हैं। जिसके बाद तो मीडिया वाले उनसे सवाल करने लग जाते हैं। इस पर डैड तो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनकी रेपुटेशन बर्बाद हो चुकी थी, पर अभी भी फैंग उसका सपोर्ट करता है। पता नहीं इस गधे को अक्ल कब आएगी। पर उसके डैड फैंग को थप्पड़ मारते हैं और फिर अपनी बेइज्जती देखते हुए बेहोश गिर जाते हैं। अगले सीन में हम इन सबको घर पर देखते हैं जहाँ पर डैड आन के ऊपर बहुत गुस्सा होते और कहते हैं इसने तो हमारी रेपुटेशन बर्बाद कर दी, इसको अब्रॉड भेज दिया जाए। और फिर आन को अब्रॉड भेज देते हैं। इसके बाद मॉम जिया को जल्दी से कॉल करती है और कहती है तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है, लेकिन जिया अच्छे से बात नहीं करती। जिया कहती है आखिर मैं घर क्यों आऊँ, जब मैं आना चाहती थी तो आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिया अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी में है और वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है और वो सभी बहुत खुश थे। नेक्स्ट सीन में आन वापस घर पर आ जाती है और कहती है वहाँ मुझसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन डैड तो उससे गुस्सा थे। जिसके बाद तो वो जिया की यूनिवर्सिटी पहुँचती है और उसे गुंडे को भेज देती है उसे किडनैप करने के लिए। लेकिन जिया तो सामने से आती है और फिर उसे उल्टा थप्पड़ मार देती है। जिया के दोस्त पुलिस को बुला लेते हैं और आन और उस आदमी को अरेस्ट करवा देते हैं जो उसे किडनैप करने आया था। अब आन को डैड घर पर लाते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, साथ ही उसे घर से दफा कर दिया जाता है। अभी भी फैंग उसे सपोर्ट कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम अकेले फैंग को देखते हैं और उसके पास आन आती है और उसको टच कर कर बोलने लगती है तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो, क्योंकि हम लोगों का कोई ब्लड रिलेशन नहीं तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुनकर उसका रिएक्शन वाज लाइक क्या, और वो शॉक हो जाता है। वो मना करता है तो ये लड़की उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देती है। यार ये लड़की शक्ति कपूर से कम नहीं है। फिर मॉम डैड यहाँ पर आ जाते हैं। डैड उसे फिर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं हमारे घर से दफ़ा हो जाओ। लेकिन ये लड़की कहाँ सुधरने वाली है। रात को जाती है उनके रूम में और उनकी डॉक्यूमेंट्स चोरी करने लग जाती है। पर यहाँ पर फैंग आ जाता है तो वो उसे देखकर भागती है तो उसके पीछे फैंग भागता है। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड को हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं। उसके पास कॉल आती है तो वो हॉस्पिटल आती है तो फैंग को वो हॉस्पिटलाइज हुए देखती है और फिर फैंग जिया से माफ़ी मांगता है और कहता है उसकी हालत उस लड़की की वजह से हुई है जिसको वो सिस्टर मानता था और हमेशा सपोर्ट करता था। पर जिया उसे साफ इनकार करके चली जाती है कि वो उसे अपना भाई एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। पेरेंट्स भी वहाँ पर आते हैं और उल्टा उसी को डांट के चले जाते हैं। लास्ट सीन में हम जिया को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं और सभी अपना अपना बिजनेस कर रहे थे और सबकी लाइफ सक्सेसफुल हो चुकी थी और इसी के साथ हमारे ड्रामा की एंडिंग होती है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।